दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था उस फर्स्ट पेपर में जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 50 प्रश्न था खंड अ से सामान्य ज्ञान का और दूसरा खंड ब हिंदी का था। फर्स्ट पेपर फर्स्ट पाली में फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे उसका ऑलरेडी वीडियो बना करके हमने इसी चैनल पर ऑल हिट एग्जाम चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले से ही, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद उसी में ये आपका 2018 का ही पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट का द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली में द्वितीय प्रश्न पत्र जो हुआ था उसका ये सॉल्यूशन वीडियो होगा। तो दोस्तों उसी 2018 यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र का ये वीडियो होगा और इसमें आपका खंड अ है तार्किक अभिरुचि, खंड ब होगा कला वर्ग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में यूपी बीएड 2018 प्रवेश परीक्षा का द्वितीय पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र में तार्किक अभिरुचि खंड अ में आपका पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। ए लीन, बी लाइन, सी लाइन, डी नाइल। तो दोस्तों इनमें से आपका बताना है कौन से ऐसे जो शब्द होंगे वो विषम होंगे। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका विकल्प ए यानी कि LEAN लीन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि विकल्प ए को छोड़कर बाकी सभी विकल्पों में आपका समान वर्ण L, I, E और N है, लेकिन ए जो है इसमें डिफरेंट है, ए जो है इन तीनों में किसी में नहीं है, इसलिए आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और यही सबसे विषम होगा। दूसरा प्रश्न होगा तार्किक अभिरुचि का, m-n में m+n घटाने पर कितना होगा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है a -2n, दूसरा b +2n, c -2m और d +2m। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन a -2n बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि m-n -m+n यानी कि माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो आपका प्लस होगा और इसी की वजह से आपका जो राइट आंसर होगा हल करने पर वो आपका -2n यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है तार्किक अभिरुचि का, निम्न में से बेमेल को पहचानिए। बोलना, सोना, चलना, खाना। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए चलना, बी बोलना, सी खाना और डी सोना। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी खाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि चलना, बोलना और सोना शारीरिक क्रियाएं होती हैं, परंतु खाना जो होता है वो शारीरिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए आपका बेमेल सी ऑप्शन खाना जो है वही सही हो जाएगा। दोस्तों चौथा प्रश्न है, निम्न में से फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए आपका GNIXIF दिया हुआ है, बी आप देख पा रहे हैं, सी है और डी है। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि शीशे में फिक्सिंग को अगर उल्टा देखेंगे तो किस तरीके से होगा, तो वो इस तरीके से होगा, F होगा, I होगा, X होगा, I होगा, N होगा और G होगा। तो यही जो है बिल्कुल सटीक और सही दर्पण में फिक्सिंग का प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे पांचवें प्रश्न में? दोस्तों देखिए जैसे कि 594 में अगर 3 से भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा? 198 होगा। और फिर 198 में जब 3 से भाग देंगे तो आपका 66 बचेगा। और फिर 66 में आपका 3 से भाग देंगे तो फिर आपका 22 बचेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल
राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 594, 198 और 66 कैसे आ रहा है, क्योंकि इन सब में 3 से भाग दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? 3 से भाग दिया जा रहा है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अखबार, प्रेस, कपड़ा, डैश। ऑप्शन ए दर्जी, बी वस्त्र, सी तंतु और डी मील। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन डी मील बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा? क्योंकि जिस प्रकार अखबार प्रेस में छपता है उसी प्रकार कपड़ा जो है वो मिल में बनता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से विषम का चयन कीजिए। दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्रीम, बी पनीर और ऑप्शन सी तेल और डी दही है। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी तेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्यों सही होगा? क्योंकि तेल को छोड़कर बाकी सब दूध के उत्पाद हैं, यानी कि क्रीम भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है, लेकिन तेल जो होता है वह आपका दूध से नहीं बनेगा। आठवां प्रश्न है आपका, 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका 3000 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे? 1 इसका सूत्र होता है, अब 10% दिया हुआ है तो इसमें आपका 3000 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 + 10/100 का स्क्वायर कर देंगे तो 3000 × 11/10 × 11/10 जब करेंगे तो आपका काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और फिर आपका 30 × 11 × 11 आपका 3630 रुपया होगा। और 3630 रुपये में से आपका 3000 रुपया निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका 3000 जो है वो मिल रहा है, तो आपका 630 रुपया आंसर राइट हो जाएगा। 630 रुपया जो है आपका वो वार्षिक ब्याज जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का होगा। 9वां प्रश्न है, वैभव 2 दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ 1 दिन में 20 पूरी खाता है। वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे? दोस्तों ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा? क्योंकि देख लीजिए कैसे हल होगा। वैभव द्वारा मान लीजिए 1 दिन में खाई गई पूरी कितना है? 10, तो इसको 2 दिन में कैसे करेंगे? तो इसको बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। और सौरभ द्वारा 1 दिन में खाई गई पूरियाँ हैं 20, तो दोनों के द्वारा 1 दिन में खाई गई पूरियाँ आपका 20 + 5 = 25 पूरी हो जाएगा। और अब क्या करेंगे? अब अभीष्ट दिनों की संख्या के लिए आपका 250/25 कर देंगे तो आपका 10 जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें आपका पद दिया हुआ है 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5 ऐसे। ऑप्शन ए 27, बी 10, सी 4, डी 3। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और यही गलत पद होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 का अगर हम 1 स्क्वायर करते हैं तो 3 ही होगा, और फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 27 होगा, और फिर 4 का 1 करते हैं तो 4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा, फिर 5 पर घात 1 करते हैं तो 5 हो जाएगा, फिर 5 पर घात 2 करते हैं तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 पर घात 3 करते हैं तो 125 हो जाएगा। लेकिन 10 जो है ये आपका 10 जो है वो 3 का क्यूब या 3 का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए आपका 10 जो है वही आपका गलत पद होगा। 11वां प्रश्न है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका 2, 7, 16 इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर आपका 46, 67, 92। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 29 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा? क्योंकि देख लीजिए 2 और 7 के बीच में कैसे हो रहा है आपका 4 × 1 + 1, यानी कि आप
4 गुणे 1 धन 1 करेंगे तो आपका 2 और 5 7 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से आप 4 गुणे 2 धन 1 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे 2 धन 1 करेंगे तो आपका 7 और 9 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 से लेकर 29 के बीच में कैसे होगा, तो दोस्तों 16 से लेकर 29 के बीच में आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 धन 1, यानी कि 4 गुणे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 7 के बीच में 4 गुणे 1 धन 1, फिर 7 और 16 के बीच में 4 गुणे 2 धन 1, फिर 16 से 29 में 4 गुणे 3 धन 1, फिर 29 से 46 के बीच में 4 गुणे 4 धन 1, फिर उसके बाद से 46 से 67 के बीच में 4 गुणे 5 धन 1, यानी कि एक एक अंक की वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पर आपका 16 और 46 के बीच में 4 गुणे 3 धन 1 जो होगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इसलिए आपका बी ऑप्शन 29 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनिए। तो दोस्तों पहला है पुस्तक, दूसरा है चाबी, तीसरा है दरवाजा और चौथा है ताला, पांचवा है कमरा। इसमें ऑप्शन ए 5 1 2 4 3, ऑप्शन बी 1 5 3 4 2, इसी तरीके से ऑप्शन सी और डी दिया हुआ है। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी 2 4 3 5 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 2 होगा, यानी कि सबसे पहले चाबी होगी, फिर उसके बाद ताला होगा, फिर उसके बाद दरवाज़ा होगा, फिर उसके बाद कमरा होगा, और फिर लास्ट में आपका 5वां जो है वो पुस्तक होगा। यही क्रम जो है बिल्कुल अर्थपूर्ण क्रम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्ष 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में छात्रों की संख्या पहले 2013 में 520 थी, 2014 में 523, 2015 में 529, 2016 में 38, 2017 में 50। तो दोस्तों किस तरीके से छात्रों की संख्या बढ़ रही है उसी को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 13वें प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 565 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए पहले साल 2013 में 3 लड़कों की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद से 6 लड़कों की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 9 लड़कों की वृद्धि हो रही है, फिर 12 लड़कों की, और फिर उसके बाद से 15 लड़कों की यहाँ पर वृद्धि होगी। जिस क्रम से लड़के बढ़ रहे हैं उस क्रम से आपका पहले 3 लड़के 2013 से 14 के बीच में बढ़े, 2014 से 15 के बीच में 6 लड़के बढ़े, फिर यानी कि 3 के पहाड़ा चल रहा है, यानी कि 3, 6, 9, 12 और 15। तो यानी कि 3-3 लड़के हर साल बढ़ते जा रहे हैं क्रम के हिसाब से, यानी कि पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। तो यहाँ पर 15 लड़के बढ़ेंगे 2018 में, तो आपका 565 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित? ए पुत्र, बी भतीजा, सी पति, डी भाई। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी भतीजा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सबसे पहले दोस्तों पिता हो जाएगा और पिता के बाद आपका देखिए महिला हो जाएगा, तो महिला एकमात्र पुत्र। तो दोस्तों महिला एकमात्र पुत्र आपका क्या हो जाएंगे? भाई और बहन हो जाएंगे। और एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा? आपका अमित हो जाएगा। तो अमित क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से अमित उस महिला का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। इसलिए आपका 14वें प्रश्न में बी विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 73 धन 75 धन 78 धन 57 धन 197 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? ए 14, बी 15, सी 4, डी 28। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा देख लीजिए, क्योंकि 73 धन 75 धन 78 धन 57 धन 197 बराबर टोटल जोड़ेंगे तो आपका 480 आएगा। अब 480 आ जाएगा जोड़ने पर। अब इसमें क्या करेंगे? 34 से भाग दे देंगे। अब 480 में जब आप 34 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 4 आएगा।
तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसमें 16वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे होगा देख लीजिए, जैसे कि टीचर के बाद आप टीचर को कैसे लिखा जा रहा है, VGCE, तो यानी कि टी के बाद 2 अक्षर अगर प्लस करेंगे तो आपका V आएगा, ई के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो G आएगा, ए के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो C आएगा। इसी प्रकार H के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो आपका E आएगा, और ई के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो G आएगा, और R के बाद 2 अक्षर जोड़ेंगे तो आपका T आएगा। तो यानी कि 2 अक्षर बढ़ा करके जोड़ा गया है। इसी प्रकार C में 2 अक्षर बढ़ाएंगे तो E होगा, H में 2 अक्षर बढ़ाएंगे तो J होगा। इसी प्रकार 2 अक्षर सब में बढ़ाते जाएंगे तो आपका लास्ट में EJKNFTGP जो है आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों 9, 25, 49, 121। तो दोस्तों में ऑप्शन ए 97, बी 81, सी 85, डी 82। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 81। कैसे सही होगा? क्योंकि 9 जो है आपका किसका वर्ग है? 3 का। 25 आपका 5 का वर्ग है, 49 आपका 7 का वर्ग है, और 81 जो है आपका 9 का वर्ग होगा। तो इसमें कैसे संख्या की वृद्धि हो रही है? क्योंकि 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग और फिर 11 का, यानी कि 2 अंकों की वृद्धि होने के बाद वर्ग उसका होता जा रहा है। यानी कि 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है जहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 9 का वर्ग होगा, यानी कि 81 हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 926 का अर्थ अपनी टाई क्लिप है, 175 का अर्थ सुराख और बटन है, तथा 297 का अर्थ टाई क्लिप बटन है, तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 7 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे सही होगा? क्योंकि 926 यानी कि 9, 2, 6 बराबर आपका अपनी टाई क्लिप हो रही है, 1, 7, 5 बराबर आपका सुराख और बटन हो रहा है, और 2, 9, 7 बराबर टाई क्लिप और बटन हो रहा है। तो दोस्तों आपका 7 जो है वो आपका बटन हो जाएगा, क्योंकि बटन सब में आ रहा है, तो इसलिए आपका 7 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ए, बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है तो सी की आयु क्या है? ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 22 वर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग इसको खुद लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है। 20वां प्रश्न है आपका, यदि 1 फरवरी 1900 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था? दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला इसका भी है। दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी मंगलवार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? 1900 एक सामान्य वर्ष है, विषम दिन उसमें 1 है। अब क्या करेंगे, 1 फरवरी 1990 से 1 फरवरी 1901 बराबर 1 विषम दिन हो जाएगा आपका। अब 1 फरवरी 1901 से 1 मार्च 1901 बराबर आपका 28 दिन हो जाएगा। अब कुल विषम दिन आपके हो जाएंगे 28 और 1 29, और इसके बाद से उसको कैसे तोड़ेंगे, 7 चौको 28 धन 1, यानी कि 29 दिन अगर होता है तो इसमें 4 सप्ताह होंगे और 1 दिन अधिक होगा, यानी कि 4 सप्ताह 1 दिन। तो दोस्तों 4 सप्ताह 1 दिन अगर होगा तो आपका 1 मार्च 1901 को मंगलवार पड़ेगा। 20वां प्रश्न है, यदि शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल, जंगल को सोफा, सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा कहा जाए तो हिरन कहाँ रहता है? ए गांव, बी सोफा, सी फ्रिज, डी कमरा। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में आपका
और सोफा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा, क्योंकि देख लीजिए हिरन जंगल में रहता है और जंगल को सोफा कहा गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सोफा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प चुनिए। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प 144, संबंध 13, संबंधवान 36। अब इसके आगे जो आपका ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 6, डी 7। तो 22 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी आपका 7 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे होगा, क्योंकि जिस प्रकार 144 आपका 12 का वर्ग होता है, इसी प्रकार 12 धन 1 बराबर 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 जो है वो आपका 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा और 6 धन 1 बराबर आपका 7 हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी 7 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए वर्गों को अच्छी तरह दर्शाती हों। शिक्षक, अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक, इन तीनों को दर्शाना है इसमें उचित सबसे चित्र के माध्यम से। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो चित्र है वो सही तरीके से दर्शा रही है। क्योंकि वैज्ञानिक भी एक आदमी ही होता है, शिक्षक भी एक आदमी ही होता है और अनुसंधानकर्ता भी एक आदमी ही होता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट चित्र होगा इन तीनों को दर्शाने के लिए। अब दोस्तों 24वां प्रश्न है, यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा था। ऑप्शन ए बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी आपका रविवार। तो 24वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी शुक्रवार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे सही होगा, क्योंकि यदि 22वां दिन रविवार था तब 15वां दिन भी आपका रविवार होगा, इसलिए 13वां दिन आपका शुक्रवार है। वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो 25वां प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 चित्र दिए गए हैं। अब इन तीनों चित्रों को देखते हुए ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 42। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, जिस प्रकार 5 गुणे 4 बराबर आपका 20 हो रहा है, 3 गुणे 8 बराबर आपका 24 हो रहा है, तो इसलिए 9 गुणे 4 बराबर आपका यहाँ पर 36 होगा। यानी कि यहाँ पर आपका 36 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, एक्स वाई और जेड तीनों मित्र हैं, जिसमें एक्स उम्र में सबसे बड़ा है, उससे छोटा वाई है और उससे छोटा जेड है। एक्स वाई से 2 वर्ष और जेड से 5 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में एक्स और जेड की उम्र का योग वाई की 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने के बराबर है। वर्तमान में वाई की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 14 वर्ष जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हल करेंगे ना, एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, वाई वर्ष और जेड वर्ष हैं। तब कैसे होगा, एक्स बराबर वाई प्लस 2 क्योंकि 2 वर्ष बड़ा है, एक्स बराबर 5 प्लस जेड और जेड बराबर एक्स माइनस जेड। अब प्रश्न के अनुसार इसको बैठा करके हल कर देंगे तो आपका वाई बराबर, यानी कि समीकरण बनाना है, समीकरण बना करके हल करेंगे तो आपका वायु की वर्तमान आयु आपका 14 वर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। एफ अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर लिखा होगा। तो दोस्तों एफ के विपरीत पृष्ठ पर आपका बी लिखा होगा। ऑप्शन ए बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पासा है वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, पहले दृश्य में, फिर दूसरे दृश्य में और फिर तीसरे दृश्य में। तो इसमें आपका एफ अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत जो है वो कौन सा अक्षर होगा, तो आपका बी होगा। 28वां प्रश्न है, निम्न वेन चित्रों में से किस चित्र द्वारा सीमेंट घर तथा सेतु के सही संबंधों को चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए बी सी और डी आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब इनमें बताना है सीमेंट घर तथा सेतु के बीच सही संबंध किस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 28 का सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेतु और सीमेंट और घर इन तीनों में आपका जो है वो बिल्कुल सेम कंडीशन होगा, क्योंकि तीनों सेम तरीके से बनाया जाता है, यानी कि सबका सब आपका सीमेंट से ही बनाया जाता है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों 30, 100, 180, 270
ए 370, बी 410, सी 420, डी 430। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 370 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, 30 में 70 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और फिर 100 में 80 जोड़ेंगे तो आपका 180 होगा, और 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 होगा, और 270 में आपका 100 जोड़ेंगे तो आपका 370 होगा। तो यानी कि 70, 80, 90, 100, यानी कि आपका 30 और 100 के बीच में 70 जोड़ा गया है, 100 और 80 के बीच में 80, और 180 और 270 के बीच में 90, और 270 और 370 के बीच में 100, यानी कि 10-10 जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से आपका ए 370 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, एक आदमी पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूम करके 1 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? ए 3 किलोमीटर, बी 4 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर और डी 7 किलोमीटर। तो दोस्तों बहुत ही साधारण प्रश्न है, बस इसको आप पैराग्राफ के जैसे आकृति बना करके अगर आप इसको हल करेंगे कि ए आपका दाएं बाएं किस तरीके से चल रहा है तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 5 किलोमीटर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 31वां प्रश्न है, संख्या 0.01 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या 0.01 का वर्ग जब करेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 0.0001 वर्ग करके देख लीजिए, 0.01 का वर्ग करेंगे तो आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा और सेम चीज़ें जो है वो रह जाएंगी। तो आपका 31वें में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों एच आई संबंधे सी डी संबंधवान 89। तो दोस्तों ऑप्शन ए 34, बी 43, सी 45, डी 98। तो 32 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 34 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे सही होगा? क्योंकि एच और आई के बीच में आपका +1 हो रहा है, यानी कि 8वें नंबर पर एच आता है और 9वें नंबर पर आई आता है, यानी कि एक संख्या की वृद्धि हो रही है। तथा सी और डी के बीच भी एक संख्या की वृद्धि होती है, यानी कि एक जोड़ेंगे तो आपका सी और डी के बीच में 3 और 4 हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उस क्रम से आपका जो आंसर होगा 89 पर आपका 34 जो है 34 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, साधारण गुणा के एक प्रश्न में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उलट दिया और फिर गुणन किया। यह पाया गया कि गुणनफल एकदम वही था जो मूल संख्याओं का गुणनफल होता है। वे मूल संख्याएं कौन सी हैं? ए 14 22, बी 13 62, सी 19 33, डी 42 28। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 13 62 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको गुणा करके देख लीजिए, 13 गुणे 62 करेंगे तो आपका 806 आएगा, और उसके बाद दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उलट देने के बाद जो गुणनफल होगा वो आपका 31 गुणे 26 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 13 और 62 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 34वां प्रश्न है, संख्या आप 8 4 6 1 7 9 2 5 के सभी अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या में 8 4 6 1 7 9 2 5 और जब इसको अवरोही क्रम में करेंगे तो 9 8 7 6 5 4 2 1। तो 2 जो है वो आपका एकदम सेम टू सेम उसी जगह पे रहेगा, चाहे वो आरोही हो चाहे अवरोही हो, दोनों में एक ही जैसे 2 जहाँ पर है वहीं पे रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि केवल एक ही अंक 2 का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। 35वां प्रश्न है, एक पर्वतारोही ने अपने जीवन का 1/4 समय बढ़ई के रूप में, 1/5 समय नायक के रूप में, 1/3 प्रबंधक के रूप में तथा 13 वर्ष बूढ़े लोगों की संस्था में बिताए। पर्वतारोही की वर्तमान आयु क्या है? ए 80 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 85 वर्ष, डी 60 वर्ष। तो दोस्तों
ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 60 वर्ष। और इसको जब हम हल करेंगे, मान लीजिए पर्वतारोही की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए प्रश्नानुसार x - 13 - 1/4 गुणे 1/5 गुणे 1/3 x बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको हल करेंगे 8x बराबर आ जाएगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष उम्र होगी। 36वां प्रश्न है, अंकित बलवंत से अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है, समीर इन सब में सबसे धनी है, इनमें सबसे कम धन किसके पास है? ए बलवंत, बी अंकित, सी दिनेश, डी चेतन। तो दोस्तों 36वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बलवंत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब सभी व्यक्तियों को धन के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा धन आपका समीर के पास, उसके बाद दिनेश के पास, फिर उसके बाद चेतन के पास, फिर उसके बाद अंकित के पास और लास्ट में बलवंत के पास। तो इसलिए बलवंत के पास जो होगा वो सबसे कम धन होगा। 35वां प्रश्न है, ए से शुरू होकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले सेकंड हाफ आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठे अक्षर के दाएं पड़ने वाला 14वां अक्षर क्या होगा? ए एफ, बी आर, सी टी और डी यू। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन सी टी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे सही हो जाएगा ये देख लीजिए। मान लीजिए अभीष्ट संख्या, जैसे सबसे पहले तो आप ए से लेकर के जेड तक के सारे अक्षरों को लिख लेंगे और फिर उसके बाद से इसमें बाएं से छठा आपका एफ होगा और दाएं का 14वां वर्ण जो होगा वो आपका टी होगा, इसलिए अभीष्ट वर्ण जो है आपका वो टी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि कैट, FWD, IGJ। अब दोस्तों ABCD इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 38वें प्रश्न में आपका ऑप्शन डी LJC बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका CAT में आपका +3 सब में 3 जोड़ा जा रहा है। तो C में 3 जोड़ेंगे तो F आएगा और A में 3 जोड़ेंगे तो D आएगा और T में 3 जोड़ेंगे तो आपका W आएगा। इसी प्रकार फिर F में आपका 3 जोड़ेंगे तो I आएगा, फिर आपका D में 3 जोड़ेंगे तो G आएगा और फिर W में 3 जोड़ेंगे तो आपका Z आएगा। इसी प्रकार I में 3 जोड़ेंगे तो आपका L आएगा और G में 3 जोड़ेंगे तो J आएगा और फिर Z में 3 जोड़ेंगे तो C आएगा। तो इसलिए आपका LJC बिल्कुल राइट ऑप्शन, यानी कि सब में 3 अक्षर जोड़ा जा रहा है। 39वां प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, पहले और दूसरे शब्द में वही संबंध है जो तीसरे और चौथे शब्द में है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, समय संबंधित थर्मामीटर है। तो दोस्तों इसमें आपका घड़ी और तापमान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जिस प्रकार समय को घड़ी से मापा जाता है उसी प्रकार तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। 40वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। पक्षी, मछली, हवा। ए नौका, बी कार, सी जल, डी हवा। दोस्तों 40वें में ए नौका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी हवा में उड़ता है और मछली जल में तैरती है उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है और नौका पानी में तैरती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्न 4 में से 3 किसी मायने में एक जैसे हैं और इस कारण से एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन एक विषम बेमेल है और समूह का भाग नहीं हो सकता है? ABCD आपका विकल्प दिया हुआ है। अब 41वें प्रश्न में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन C LMQP होगा। क्यों विषम है ये? क्योंकि देख लीजिए DEHG जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें +1 करेंगे तो E होगा और E में 3 जोड़ेंगे तो H होगा और H में फिर 1 घटाएंगे तो आपका G होगा। तो यही जो है वो क्रम चल रहा है। सेम इसी प्रकार से RSVU में भी वही क्रम होगा। R में 1 जोड़ेंगे तो यस आएगा और यस में 3 जोड़ेंगे तो भी आएगा और भी में से 1 जब घटा देंगे तो आपका यू आएगा। यानी कि आपका जो फार्मूला है वो +1 +1 +3 और
-1, यानी कि +1 +3 और -1 का यही रेशियो चलेगा। इसी अनुपात में आपका जो है वो चलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो जो है वो इस क्रम को, यानी कि +1 +3 -1 का वो फार्मूला नहीं हो पा रहा है। इसमें +1 +4 +3 की जगह पे +4 हो जाएगा और -1 होगा, यानी कि आपका सी जो है वो बेमेल हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भी WXYZ 5 मित्र हैं। भी एक्स तथा जेड आम पसंद करते हैं। W एक्स तथा वाई सेब पसंद करते हैं। भी डब्ल्यू तथा जेड अमरूद पसंद करते हैं। W एक्स तथा जेड केला पसंद करते हैं। भी तथा वाई संतरा। W वाई तथा जेड चीकू पसंद करते हैं। एक्स कौन से फल पसंद करता है? ABCD आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन ए आम सेब केला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले इसको एक कॉलम बना लेंगे और उस कॉलम में लिख लेंगे आम सेब अमरूद केला संतरा चीकू। अब उसके बाद से VWXYZ कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका एक्स जो है वो आम सेब और केला पसंद करेगा। 43वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? ABCD आपका जो है वो अक्षर दिया हुआ है। अब इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग से आपका जो शब्द है वो आपका ऑप्शन बी सुपीरियर जो है बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द के वर्णों का प्रयोग सुपीरियर शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें यू वर्ण नहीं है। यानी कि ये ड्रॉपर्स, ग्राइंडर्स और डिस्कन ये सब बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, लेकिन सुपीरियर नहीं बने, क्योंकि यू जो है वो आपका पूरे कॉरेस्पॉन्डिंग में कहीं नहीं है। इसलिए बी जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर पर जो प्रश्न है, एक पंक्ति में 5 मकान PBTDC है। PB के दाईं ओर और T के बाईं ओर है। CP के दाईं तरफ BD के दाईं ओर है। बीच में कौन सा मकान है? AB BP CT DD। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन BP बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मकानों की जो व्यवस्था है वो DBPCT, तो बाएं से दाएं जब चलेंगे तो DBPCT होगा, इसलिए P जो है आपका सबसे मध्य में होगा। 45वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़कर फिर 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष को छू सकेगा? A 60, B 59, C 56, D 55। तो 45वें प्रश्न में आपका ऑप्शन C 56 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 1 मिनट में चढ़ी गई दूरी आपका 5 - 4 बराबर 1 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार 55 मिनट में चढ़ी गई दूरी आपका 55 × 1 बराबर 55 मीटर हो जाएगा। अब 56वें मिनट में चढ़ी गई दूरी आपका 55 + 5 बराबर 60 मीटर हो जाएगा। इसलिए आपका अभीष्ट उत्तर जो होगा वो आपका 56 मिनट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 46वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय है? तो दोस्तों A शाब्दिक, B चित्रीय, C शाब्दिक तथा चित्रीय, D वास्तविक जीवन के अनुभव। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी शाब्दिक तथा चित्रीय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शाब्दिक और चित्रीय विधि ही प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयोगी और वांछनीय मानी जाती है। 47वां प्रश्न है, छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए? A कक्षा में शिक्षण काल में बातें करता है। B बहुधा अन्य छात्रों को धक्का देता है। C कक्षा में बहुत प्रश्न करता है। D अलग अलग सा रहता है। तो 47वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी अलग अलग सा रहता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई छात्र कक्षा में अलग अलग सा रहता है तो उसके इस व्यवहार को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि छात्र किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। 48वां प्रश्न है, आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 14 गुना थी। यदि आज पिता पुत्र की आयु का योग 65 है तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः होगी। A 44 से 11, B 40 और 10, C 48 और 12 और D 52 और 13। तो दोस्तों पिता पुत्र वाला सवाल बहुत आसान है। 48 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 52 और 13 हो जाएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए, माना पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब x धन y बराबर आपका 65 वर्ष है
और x बराबर आपका 65 माइनस वाई हो जाएगा, तो y बराबर आपका 4x हो जाएगा। इसलिए x बराबर 65 माइनस 4x बराबर आपका 5x बराबर 65, इसलिए x बराबर आपका 13 आ जाएगा। इसलिए पुत्र की आयु आपका 13 वर्ष हो जाएगा और पिता की आयु 4 गुणे, चूँकि पिता की आयु आपका 4x है, x बराबर अगर 13 वर्ष आ जाता है तो पिता की आयु आपका 4x यानी कि आपका 13 चौको 52 वर्ष आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 52 और 13 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, निम्न समीकरणों में से किसका परिणाम 22 होगा? ए बी सी और डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन सी 16 गुणे 12 धन 8 धन 13 माइनस 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकल्प सी से देख लीजिए 16 गुणे 12 भागा 8 धन 13 माइनस 15, तो 16 गुणे 12 बटा 8 धन 13 माइनस 15 हो जाएगा, तो 2 गुणे 12 धन 13 माइनस 15, इसलिए 24 धन 13 माइनस 15 यानी कि 37 माइनस 15 बराबर 22 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां और आखिरी प्रश्न होगा रीजनिंग का, निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा? ए जेड बी सी वाई डी ई एक्स एफ आई भी जे के यू एल। तो दोस्तों ई एक्स एफ और आई भी जे के बीच में जो खाली स्थान है इसमें क्या सही क्रम में अक्षर बैठेगा? तो ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपका 50वें प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जी डब्ल्यू एच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एक जोड़ा जा रहा है और एक घटाया जा रहा है, फिर से एक जोड़ा जा रहा है और एक घटाया जा रहा है, तो यही क्रम लगातार चलेगा, यानी कि +1 और -1 का क्रम चल रहा है। अब ये +1 और -1 का क्रम जब चलेगा तो इसी क्रम में आपका GWH जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा पार्ट होगा आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में खंड ब आपका कला वर्ग होगा, और कला वर्ग में आपका पहला प्रश्न है 51 नंबर पर भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। पहला है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1950 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था और भारत अपने लंबे ऐतिहासिक दौर में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, डी भारत का निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है बिल्कुल ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में कानून के संचालन के लिए अनेक स्वतंत्र संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग जैसी संस्थाएं शामिल है। परंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती? ए बाह्य आक्रमण, बी वित्तीय आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह और डी आंतरिक अशांति। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी आंतरिक अशांति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात आंतरिक अशांति की परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि पूरे भारत या किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है तो वह संपूर्ण भारत या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तथा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति आर्थिक संकट के समय वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ए भारत में, बी फ्रांस में, सी भारत और फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। तो
तो दोस्तों ऑप्शन सी भारत और फ्रांस में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का हो जाता है। फ्रेंच संसद के ऊपरी सदन को सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी भारत और फ्रांस में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी संसद सदस्य। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी पंचायत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा आदि का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार के निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ए संप्रभु, बी संघात्मक, सी समाजवादी, डी गणतंत्र। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी संघात्मक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ H.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र भी कहा है। केशवानंद भारती वाद विवाद मामला 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ है? तो दोस्तों ए 1995, बी 1996, सी 1997 और डी आपका 1998। दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 1998 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत में ईवीएम का उत्पादन वर्ष 1989-90 के बीच शुरू हो गया था। इसका पहली बार उपयोग 1998 के राज्य विधानसभा चुनाव में कुल 16 चुनावी क्षेत्रों में किया गया था। इसमें 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान और 6 दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। 58 नंबर पर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। ए लहूलुहान, बी लहूलुहान, सी लोहूलुहान, डी लहूलुहान। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी लहूलुहान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द लहूलुहान है, जबकि तीनों अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं इसके अलावा। 59 नंबर पर प्रश्न है, हिमतनया में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिमतनया में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हिम की तनया यानी कि पुत्री है, अर्थात पार्वती। यहाँ दोनों पद हिम प्लस तनय मिलकर तीसरे पद पार्वती की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, आँखों का काजल चुराना का अर्थ है? ए काजल की सफाई से चोरी, बी सफाई से चोरी करना, सी काजल का व्यापार करना, डी आँखों से प्यार का प्रस्ताव रखना। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी सफाई से चोरी करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आँखों से काजल चुराना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सफाई से चोरी करना। 61 नंबर पर प्रश्न है, दुस्तर शब्द का तात्पर्य है? ए जो अच्छे स्तर का न हो, बी जिसे भेदना कठिन हो, सी जिसके पार जाना कठिन हो, डी दोहरे स्तर वाला। तो 61 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जिसके पार जाना कठिन हो वो दुस्तर शब्द का सही तात्पर्य होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर पर प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए प्रहर, बी पक्ष, सी पहर, डी पक्ष। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी पहर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से पहर शब्द तद्भव है, जबकि अन्य प्रहर, पक्व, पक्ष ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी अव्यय और डी सर्वनामिक विशेषण।
तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह कौन क्या कोई ऐसा ऐसी वैसा वैसी सर्वनामिक विशेषण है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा वाक्य में ऐसा शब्द आदमी से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण होगा। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ए, दान की बछिया सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। बी, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। सी, दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता। और डी, दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी, मुफ्त की वस्तु के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। ए, सफलता, बी, प्राबल्य, सी, विजय और डी, अधिकार। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी प्राबल्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्चस्व का समानार्थी शब्द आपका प्राबल्य होता है, उसके अन्य समानार्थी प्राधान्य, तेज, आधिपत्य आदि होता है। अब दोस्तों डायरेक्शन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66 नंबर के क्वेश्चन में, पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो दोस्तों इसमें 66 नंबर के प्रश्न में आपका फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान पे ऐसे शब्द को भरना है जो कि इस सेंटेंस को एक तरीके से अर्थपूर्ण वाक्य बना दे। तो 66 नंबर के प्रश्न में, ही इज टू डैश 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 बी डिसीव्ड इजीली। तो दोस्तों ए, स्ट्रांग, बी, इंटेलिजेंट, सी, काइंड, डी, ऑनेस्ट। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में ही इज टू इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजीली बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि द सेंटेंस मीन्स ही इज सो इंटेलिजेंट दैन ही कैन नॉट बी डिसीव। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंटेलिजेंट ही होगा। अब डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें आप 67 और 68 नंबर क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि आपका जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, फर्स्ट ए, इमिग्रेशन, बी, माइग्रेशन, सी, एक्सडोस एंड डी, एग्जाइल। तो दोस्तों 67 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी, एक्सडोस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड एक्सडोस मीन्स ए मार्स डिपार्चर ऑफ पीपल। सो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68, ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड ए लास्ट। तो दोस्तों ए, एपिक, बी, एलिगी, सी, सोनेट और डी, ओड। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश लिटरेचर अगर जिन्होंने भी पढ़ा है उनके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि एपिक, एल्गी, सोनेट और ओड में से आपका जो ये कहा जा रहा है कि ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। तो दोस्तों ये आपका एल्गी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एल्गी इज ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। सो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब डायरेक्शन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 69 से 70, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि 69 और 70 क्वेश्चन में, यानी कि ये जो दोनों प्रश्न हैं 69 और 70, इसमें आपका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो कॉमिक का अपोजिट हो जाएगा आपका ट्रेजिक, कॉमिक का अपोजिट वर्ड होगा आपका ट्रेजिक, क्योंकि कॉमिक मीन्स समथिंग विच मेक अस लाफ, यानी कि कॉमिक मतलब कुछ कॉमेडी टाइप का होता है जिससे हंसी आती है, जबकि ठीक इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा ट्रैजिक। ट्रैजिक मीन्स होता है इट मीन्स समथिंग सैड यानी कि अनप्लेजेंट, यानी कि आपका कॉमिक मीन्स हंसना हो जाएगा और ट्रैजिक मतलब आपका दुख की घड़ी होती है, यानी कि जिसमें दुख होता हो। आपका 70 नंबर का जो क्वेश्चन है सब्जगेट का, तो सब्जगेट का जो आपका राइट अपोजिट यानी कि एंटोनिम होगा वो आपका लिबरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि द वर्ड सब्जगेट मीन्स होता है टू ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, और इसका एंटोनिम होगा इज लिबरेट विच मीन्स टू सेट समवन फ्री फ्रॉम स्लेवरी और ऑपर्जन। तो दोस्तों सब्जगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बंधक बनाना, और जबकि लिबरेट मतलब होता है किसी चीज़ को स्वतंत्र या खुला छोड़ना। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों इसमें अब 71 से 72 जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक तरह से समानार्थी शब्द बताना है।
तो दोस्तों इसमें आपका 71 नंबर क्वेश्चन में हाइटस दिया हुआ है। अब हाइटस का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपका नैरो, बी हाई, सी गैप और डी लॉन्ग। तो आपका सी ऑप्शन जो गैप है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड गैप इज सिमिलियर इज मीनिंग टू द वर्ड हाइटस विच मीन्स ए ब्रेक और ए पाउज इन कंटिन्यूटी इन सीक्वेंस। तो दोस्तों हाइटस का जो आपका समानार्थी शब्द होगा वो आपका गैप होगा। 72 है अनकैनी। तो अनकैनी का जो आपका एक तरह से समानार्थी शब्द होगा वो आपका स्ट्रेंज होगा, क्योंकि अनकैनी का मतलब होता है आपका बिकॉज द वर्ड स्ट्रेंज इन सिमिलियर इज मीनिंग टू द वर्ड अनकैनी, बोथ वर्ड मीन्स समथिंग मिस्टीरियस। तो दोस्तों आपका अनकैनी का मतलब होता है कुछ विचित्र सा, तो आपका अनकैनी का मतलब भी विचित्र होगा और स्ट्रेंज का मतलब भी विचित्र ही होता है। तो इसमें समानार्थी शब्द बताना था। अब दोस्तों 73 नंबर पर जो प्रश्न है, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए कलहड़, बी हेरोडोटस, सी जस्टिन और डी हॉल। तो दोस्तों 73 यानी कि 73 नंबर के क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन हेरोडोटस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था। इन्हें इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। 74 नंबर पर जो प्रश्न है, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था? ए जीवक, बी चरक, सी सुश्रुत और डी चनाल स्वामीन। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए जीवक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये बिंबिसार के राजकीय वैद्य थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। यहाँ पर उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। 75 नंबर पर जो प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी नरसिंहगुप्त। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त शासक बना। यह महान विजेता था। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। 76 नंबर पर जो प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव से है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी यजुर्वेद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से होता है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख किया गया है। 77 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी लोथल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1957 में की थी। लोथल का सबसे प्रमुख स्थल जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड है। 78 नंबर पर जो प्रश्न है, स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? ए 20 रत्ती, बी 32 रत्ती और सी 80 रत्ती और डी 100 रत्ती। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 80 रत्ती बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का रत्ती भर 80 होता है, जो लगभग 8.5 ग्राम के बराबर होता है। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? ए रुपया, बी दिनार, सी अशरफी और डी मुहर। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शेर शाह ने चांदी के सिक्के चलाए जिसको रुपया कहा गया। इसका भार 178 ग्रेन था और वर्तमान रुपए के समान ही था। इस प्रकार की सिक्का प्रणाली को मुगलों ने भी आगे बढ़ाया, जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित रहा। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिमी बंगाल, सी दक्षिण सौराष्ट्र, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। वर्तमान वन आवृत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 86.2% है।
81 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिका से नहीं है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी वलित पर्वत और डी आपका महासागरीय धाराओं की दिशा। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी महासागरीय धाराओं की दिशा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं तथा इन प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिका कहते हैं। प्लेट विवर्तनिका का मतलब संबंध आपका भूकंप से होता है, ज्वालामुखी, वलित पर्वत तथा महासागरीय गर्त से होता है। महासागरीय धाराओं की दिशा महाद्वीपीय आकृति तथा पृथ्वी की घूर्णन गति से होती है। 82 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतपूर्णा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी मलयागिरी, डी महेंद्रगिरी। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी धूपगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि धूपगढ़ की पहाड़ी सतपूर्णा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। इसको मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची बिंदु का दर्जा प्राप्त है। 83 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? ए अवसादी, बी कायांतरी, सी आग्नेय और डी सरोवरी। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी आग्नेय जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होता है। इसमें कोई जीवाशेष नहीं पाया जाता है। यह कठोर होती है तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट होती है। 84 नंबर पर प्रश्न है, भूकंप रचित वृहद ज्वारी लहर को क्या कहते हैं? ए ज्वारी लहर, बी प्रवाह, सी विशाल लहर और डी सुनामी। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सुनामी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंतः सागरीय भूकंप से उत्पन्न बृहत ज्वारीय लहर को सुनामी कहते हैं। जब सुनामी तट के समीप आती है तो कम सागरीय गहराई के कारण इसकी गति कम लेकिन इसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है। 85 नंबर पर प्रश्न है, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? ए व्यापारिक पवने, बी मानसून पवने, सी इनमें से कोई नहीं, डी जल स्थल समीरें। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी जल स्थल समीरें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्थलीय एवं जलीय समीर की दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन हो जाते हैं। जलीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से जल की ओर चला करती हैं। 86 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए कन्याकुमारी तमिलनाडु, बी ऊटी कर्नाटक, सी काजीरंगा असम, डी सिमलीपाल उड़ीसा। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी ऊटी कर्नाटक बिल्कुल गलत जोड़ा है, यानी कि यही जो है बिल्कुल वो सही नहीं सुमेलित हुआ है। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। इसे उटक मंडलम भी कहते हैं। यह एक पर्वतीय स्थल है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है। यह समुद्र तल से लगभग 7440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 87 नंबर पर प्रश्न है, इदम अहम पराहम का प्रयोग करने वाले का नाम है? ए मीड, बी फ्रायड, सी हार्टन एवं हंट और डी कूले। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी फ्रायड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड एक यहूदी थे। फ्रायड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है, ईड, अहम, पराहम। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, जनांकिकी का जनक कौन है? ए माल्थस, बी निम्काफ, सी गोल्डन और डी ग्रुवांट। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी ग्रुवांट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनांकिकी का जनक ग्रुवांट को माना जाता है। इन्होंने जनांकिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन्होंने ही जनांकिकी को जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त बताया। जनांकिकी के क्षेत्र में माल्थस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 89 नंबर पर प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा क्या है? ए क्षेत्रीय कार्य, बी सर्वे कार्य, सी ज्ञान का स्रोत और डी क्रिया पद्धति। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी ज्ञान का स्रोत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत की व्याख्या की गई है। ज्ञान के स्रोत के संदर्भ में दर्शन शास्त्र के 2 मत हैं, बुद्धिवाद एवं अनुभववाद। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत हमारी बुद्धि है, जबकि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत हमारा अनुभव है। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बी संघीय संरचना, सी केंद्रीय संरचना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 90 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। 91 नंबर पर जो प्रश्न है, समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? ए मैक्स वेबर, बी एमिल दुर्खीम, सी अगस्त काम्ट और डी सेंट साइमन। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी एमिल दुर्खीम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एमिल दुर्खीम के अनुसार समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है। यह फ्रांस के समाजशास्त्री थे। इन्होंने द विजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक भी लिखी थी। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित है? ए 0 से 1, बी 0 से अनंत और सी 1 से अनंत और डी अनंत से अनंत। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 0 से 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? ए पद में परिवर्तन, बी सामूहिक प्रक्रिया, सी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और डी आपका व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी व्यक्तिगत प्रक्रिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संस्कृतिकरण भारत में एक विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, स्तरीकरण का आधार क्या है? ए सामाजिक सहयोग, बी सामाजिक पारस्परिकता, सी सामाजिक असमानता और डी आपका सामाजिक प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी सामाजिक असमानता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी सामाजिक असमानता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, ऐसे में दूध की मांग की आयलोच कितनी होगी? ए 0.5%, बी 1.0%, सी 1.5%, डी 2.0%। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 0.5% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मांग की लोच जो होता है उसके बराबर होता है, यानी कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे आय की मात्रा में परिवर्तन। तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन आपका 25 हो रहा है और आयु की मात्रा में परिवर्तन आपका 50 हो रहा है। तो 25 बटे 50 बराबर 1/2, 1/2 बराबर आपका 0.5। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, ब्याज के ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग ए कम होगी, बी बढ़ेगी, सी नहीं बदलेगी, डी निर्धारित करना मुश्किल है। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए कम होगी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऋण योग्य धनराशि के अनुसार जब ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो ऋण योग्य धनराशि की मांग कम होगी। यदि आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, इसे अगर ग्राफ के माध्यम से समझा जाएगा तो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन आप यही ध्यान में रखें कि ये कम ही होगा। 97 नंबर पर प्रश्न है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? ए स्थानापन्न वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी घटिया वस्तुएं और डी सामान्य वस्तुएं। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सामान्य वस्तुएं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सामान्य वस्तुएं वह होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने के कारण बढ़ती है। सामान्य वस्तु को एक आवश्यक वस्तु भी कहते हैं, यह घटिया वस्तुओं से विपरीत होती है। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? ए उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर है। बी राशि जिसका भुगतान वास्तव में उपभोक्ता करता है। सी वस्तु की कीमत तथा वस्तु की लागत का अंतर। डी कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच का अंतर। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का जो अंतर होता है उसको उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, किंकर मांग वक्र की एक विशेषता है। ए एकाधिकार, बी अल्पाधिकार, सी एक क्रेताधिकार और डी द्वैधिकार। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अल्पाधिकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
किंकर मांग वक्र की एक विशेषता है अल्पाधिकार। जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हों अर्थात 3, 4, 5 आदि तो हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार में कीमत निर्धारण भी द्विविक्रेताधिकार की भांति होती है, इसलिए इसकी किंकर मांग वक्र बनती है। 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 पेपर सेकंड यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय पाली का कला वर्ग का 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा यूपी बीएड 2018 प्रवेश परीक्षा का। राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? ए कारक लागत पर जीएनपी, बी बाजार मूल्य पर जीएनपी, सी कारक लागत पर एनएनपी और डी बाजार मूल्य पर एनएनपी। तो दोस्तों 100वें नंबर पे जो प्रश्न है उसका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कारक लागत पर एनएनपी। क्यों सही होगा? क्योंकि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से है, जिसमें हास घटाकर तथा विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी राष्ट्रीय आय का होता है, इसलिए आपका कारक लागत पर एनएनपी जो आपका है वही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यूपी बीएड 2018 प्रवेश परीक्षा पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और आपके आने वाले बीएड की परीक्षा में इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑल हिट एग्ज़ाम चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही आपका ऑल हिट एग्ज़ाम है। यानी कि सभी जितने भी हिट एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम की तैयारी इस ऑल हिट एग्ज़ाम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे कंटिन्यू कराया जाता है। तो दोस्तों आप विश्वास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।